नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है कचहरी का। लाल किले से पीएम मोदी ने एक शब्द का जिक्र किया था, दिमागी नक्सल, और इसी शब्द पर पिछले 3 दिन से सियासत गर्म है। लेकिन सवाल है, जमीन के मुद्दे से शुरू हुआ और जंगलों में फैला नक्सल दिमागों तक कैसे पहुंच गया। आज कचहरी में नक्सल बाड़ी से लेकर दिमागी नक्सल तक टाइम ट्रैवल आपको आज हम कराएंगे। आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक और परीक्षा में फेल साबित हुई। लाखों अभ्यर्थियों ने कुछ वक्त पहले यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। अब पता चला कि 3 पेपर में गड़बड़ी थी। ये पेपर दोबारा कराए जाएंगे, लेकिन सिस्टम की खामी की सजा छात्र क्यों भुगते? छात्रों के इस मुद्दे की केस डायरी भी खोलेंगे। बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानों की भी होगी, जिसकी बोली लग रही है। पब्लिक तक पहुंचने से पहले उनके पोस्ट 95 लाख रुपए तक में बिके हैं। क्या एक राष्ट्रपति इस तरह अपने बयानों की बोली लगा सकते हैं? क्या ट्रंप के लिए राष्ट्रपति पद भी बिजनेस है? ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो झारखंड में रांची में आंदोलनरत छात्रों से जुड़ी हुई है। ग्राउंड पर जाकर हमने इसे कवर किया था और उसमें हुआ है एक बड़ा फैसला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। टीडीबीएल की कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का फैसला, परीक्षा सुधार कमेटी बनाने का फैसला, और आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में कमेटी बनेगी। रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जाएगी। 2014 से अब तक की गलतियों की भी जांच होगी। सीएम के ऐलान के बाद छात्रों में जश्न की खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको हम वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त छात्र जैसे ही ये खबर, ये अनाउंसमेंट उनके सामने आई, खुशी की लहर उनमें दौड़ पड़ी। देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्र पासवान जी हमारे साथ हैं। ये प्रकाश सर है। सीजीएल की लड़ाई का बुनियाद इन्होंने डाला था। पीआईएल करता है ये। हम ऐसे शिक्षक को सैल्यूट करते हैं जिनके मार्गदर्शन में, फिर चाहे कुणाल सर हो, प्रकाश सर हो, मस्ताना सर हो, अरुण सर हो, विशाल सर हो, इन तमाम शिक्षकों के मार्गदर्शन में हम लोग इस लड़ाई को जीते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, हम लोग नहीं रुकने वाले। अभी आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, अभी आंदोलन समाप्त नहीं हो रही। बहुत बहुत बधाई। रविंद्र जी, आप लोग 24 दिनों से आप लोग यहाँ पर थे। बहुत से आरोप भी लगे, कई बार कटाक्ष भी किया गया, लेकिन आज आप लोग की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग मानी गई। बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये जीत अभी अधूरी है। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, हम लोग अड़े रहेंगे। एक शिक्षक के लिए, क्योंकि कई सारे आपके स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट भी हुए और कई सारे छूट भी गए, तो ये एक दोहरे जगह पर आप खड़े हैं जहां पर आपके लिए काफी दुख भी है। आपको क्या परीक्षाएं अगर शुद्ध रूप से हो और उसमें लोग सेलेक्ट हो तो उनको बधाइयाँ बनती है। बस यही कहूँगा कि परीक्षाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, परीक्षाओं में धांधली नहीं होनी चाहिए, और जो मेरिटोरियस छात्र हैं उन्हीं का सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा कि आगे से इस तरह की गलती ना हो और छात्र एकजुट होकर मेहनत कर पढ़ाई करके। सर लोगों को सब कोचिंग माफिया बोल के अपमानित कर रहे थे। आज उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने विजय पाया है। सत्य में विजय थे। तो आप सीधे इस वक्त रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम से सुन रहे थे। हमारे सहयोगी सोमू आनंद वहां पर बात कर रहे थे आंदोलनकारी छात्रों से। उन्होंने ये बड़ा साफ स्पष्ट कहा कि सीजीएल एग्जाम रद्द हुआ है, इस बात की हमें खुशी है, लेकिन यहाँ पर अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है। सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। हालांकि इस बीच सीजीएल का एग्जाम जिस पर बात फंसी हुई थी, उसका रद्द किया जाना एक बड़ा यहाँ पर रोल बैक सरकार की तरफ से जरूर दिखाई दिया है, जहाँ पर सरकार ने अपना रुख थोड़ा नरम किया और इस पर एक बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि इस फैसले के भी आगे नतीजे होंगे। लेकिन पहले आपको स्टूडेंट्स की और बात सुनवाते हैं, फिर इस खबर पर आगे और अपडेट देंगे। देखिए, वहां पर लगातार इस वक्त नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन ये जो वक्त है ये खुशी का है
ये आप इस वक्त छात्रों को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं। और क्यों ना हो, 24वां दिन था ये आंदोलन का, 24 दिन हो गए थे। ये जो चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर मेरे सामने हैं, इन चेहरों को मैं पहचानती हूं क्योंकि इनके साथ लगातार बीते 5 से 6 दिन जब हमने कचहरी लगातार रात 10 बजे छात्रों के बीच से होस्ट किया, तो उस समय कचहरी में जब स्टूडेंट्स की आवाज़ को हम बुलंद करते थे, उनकी फाइल खोलते थे कि कैसे हर एक एग्जाम से एक परिवार जुड़ा हुआ है, परिवार का एम्पावरमेंट जुड़ा हुआ है। तो आज इस खुशी की वजह आप समझ सकते हैं। सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त वहां से। सोमू, आप इस जश्न को भी देख रहे हैं और इस पीड़ा को भी हमने लगातार एनडीटीवी इंडिया पर दिखाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खुशी के बावजूद स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच अगर नहीं दी तो हम मानेंगे नहीं, आंदोलन यहां खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पहले दिन से जब यह आंदोलन शुरू हुआ और आपने भी इस आंदोलन को कवर किया और हमारे तमाम साथियों ने, सबने जो जब स्टूडेंट्स से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जो सीआईडी है, जो राज्य की संस्था है, उस पर उनको विश्वास नहीं है और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जश्न का माहौल जरूर है, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई इन छात्रों को लग रहा है कि उन्होंने जीती है, लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती है तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। ये तमाम वो चेहरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये सब लोग थे। आप बताइए कि आज तो आप लोग जीते हैं, तो क्या ये आंदोलन अभी आप लोग समाप्त करेंगे, नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं? जी नहीं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। अभी तो सिर्फ परीक्षाएं रद्द की गई है, लेकिन जो हम लोग की मांगे है सीबीआई जांच की, जब तक सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और जो भी जितने भी विद्यार्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, सारे एफआईआर सरकार वापस ले। इन दो मांगों की जब पूरी तरह हम लोग की मांगी मानी जाएगी तो हम लोग अपना जो आंदोलन है वो समाप्त करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सभी काफ़ी खुश हैं। हम सारे देखिए हमारे साथ पीयूष हैं और पीयूष उस शिष्टमंडल का हिस्सा रहे हैं जो लगातार जाकर के सरकार से बातचीत करता रहा है। पीयूष, बहुत भावुक भी हैं आप, उम्मीद थी कि ये मांग मानी जाएगी आप लोगों की? बिल्कुल सकारात्मक थे हम लोग इस प्रति, पर अभी लड़ाई आधी है, ये पहली जीत है। अभी हम लोगों की सारी मांगे नहीं मांगी गई है, अभी 11 to 13 पे कॉल नहीं आया है, अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कहीं नहीं जाने वाला। हम लोग थोड़ा अध्ययन करने का समय चाहते हैं, पहले देखना चाहते हैं कि टीडीपीएल की कुछ परीक्षाएं, कुछ अधूरी परीक्षाएं भी टीडीपीएल ने करवाई थी, कुछ का प्री करवाया था, कुछ का मेंस करवाया था। हम जानना आज आप लोग यहाँ से नहीं हट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह आंदोलन अभी समाप्त नहीं हो रहा है। चलिए, लगातार यहाँ पर आंदोलनकारी छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन जब घोषणा की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, सुनवाते हैं। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद देखिए कैसे जश्न मनाते हुए छात्र वहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर का पहलू सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसका एक पहलू और है, और जहां पर पेच फंसा भी था कि एग्जाम अगर रद्द होता है तो उस एग्जाम के होने के बाद जो छात्र पास हुए थे उनके बीच तो ये खुशी नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए परीक्षा रद्द हो गई है और उनके भविष्य को लेकर चुनौती सामने आ गई है। तो एक तरफ आपको खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ छात्र रोते हुए भी दिखे क्योंकि उनकी परीक्षा रद्द हो गई। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए।
लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए ज्यादा न्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है, यही तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा सब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम, न्यायालय आप नहीं दे सकते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं आप सरकार, तो ये कहना चाहते हैं सीबीआई जांच होकर रहेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर जब सीजीएल की परीक्षा भी रद्द हुई है तो इस परीक्षा को पास करके 2000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, नौकरी दी गई, और अब अगर ये परीक्षा रद्द हुई है तो उनके भविष्य पर भी सवाल है और वहां का रिएक्शन क्या होगा ये भी अब आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन इस बीच अनशन करने वाले छात्र नेता देवेंद्र महतो तक जब ये फैसला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि उन्हें आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार है। सबसे पहले तो इस आंदोलन को साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है। और कचहरी में बढ़ते हैं आगे और अब खोलते हैं नक्सल के नए अवतार की फाइल। जो नक्सलवाद जमीन की लड़ाई से पैदा हुआ था वो जंगलों से होता हुआ आखिर कैसे दिमागों में बैठ गया। आखिर एक गांव से और खेतों से निकला नक्सल शहरों में कैसे डट गया। कचहरी में अब इसी दिमागी नक्सल का टेस्ट। नक्सल सिर्फ 4 अक्षर का एक शब्द, लेकिन इन 4 अक्षरों के पीछे छिपी है लगभग 6 दशक लंबी दास्तान। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी जमीन के सवाल से, फिर बदली व्यवस्था बदलने की लड़ाई में और फिर पहुंची हथियारबंद माओवादी आंदोलन तक। और आज इसी शब्द की एक नई परिभाषा राजनीतिक बहस में सुनाई दे रही है और वो है दिमागी नक्सल, जो इंट्रोड्यूस हुआ देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वो भी लाल किले की प्राचीर से। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। यानी नक्सलवाद अब सिर्फ जंगल में बंदूक लेकर लड़ने वालों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं रह गया है। अब सवाल विचारधारा का है, सवाल उसके समर्थन का है, सवाल असहमति का है। लेकिन असर देखिए, प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल नाम का एक नया शब्द गढ़ा तो उनके विरोधी कहने लगे मैं भी दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? दिमागी नक्सली जंगलों में बिहरों में नहीं रहते, ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेनजी जिसको बोला जाता है। दिमागी नक्सली का अर्थ क्या है? जो लोग सफेद पोश लोग हैं, जो छुप करके और देश में अराजकता फैला रहे हैं। जाहिर है सत्ता पक्ष की तरफ से एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिशों को विपक्ष ने भांप लिया और नैरेटिव के जवाब में एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया गया, मैं भी दिमागी नक्सल। अब यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर 59 साल में नक्सल शब्द का मतलब इतना बदल कैसे गया? आखिर 59 साल पहले का नक्सल आज दिमागी नक्सल कैसे हो गया? इस कहानी की शुरुआत होती है 60 के दशक के आखिरी वर्षों से। तारीख 25 मई 1967, जगह नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके का एक छोटा सा गांव। यहाँ जमीन के मालिकाना हक और किसानों के अधिकार का सवाल धीरे धीरे इतना उग्र हुआ कि एक भीषण किसान आंदोलन में बदल गया।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें 11 प्रदर्शनकारियों के अलावा एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी मारा गया। उस समय सवाल बहुत सीधा था कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, उस जमीन पर उसका हक कितना है। भूमि असमानता, जमींदारी संबंध और ग्रामीण शोषण जैसी शिकायतों ने इस आंदोलन की जमीन तैयार की और यहीं से निकला एक नाम, नक्सलबाड़ी। और नक्सलबाड़ी से निकला एक नया राजनीतिक शब्द, नक्सल। आरंभिक तौर पर तो इसको ये मानता हूं कि ये कोई हिंसक आंदोलन नहीं था, लेकिन बाद में जो जुड़ाव हुआ और इसको हिंसा इसके साथ जोड़ी गई, विशेष रूप से जो चीनी माओवाद का इसमें विलय हुआ, इसमें उसका रस घोला गया, तो हिंसक स्थितियां पैदा होने लगी। और हमने बस्तर में देखा भी कि माओवाद एक अच्छे उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था कि आदिवासियों को उनके हक मिलें, जंगल जमीन के हक मिलें, लेकिन जो हिंसक रूप उसने लिया, उससे जनजीवन तकलीफ में आया और आदिवासियों का विकास रुका, बच्चों की शिक्षा रुकी, स्वास्थ्य रुका, विकास रुका, सड़कें रुकी, सब तरह की परेशानियां हुई। लेकिन तब नक्सलबाड़ी सिर्फ एक स्थानीय किसान विद्रोह बनकर नहीं रह गया था। इस आंदोलन के पीछे जो विचार थे वो दूसरे इलाकों तक पहुंचे। बाद में इस आंदोलन के 3 बड़े चेहरे सामने आए। एक थे चारू मजूमदार, दूसरे कानू सान्याल और तीसरे जंगल संथाल। और देखते ही देखते नक्सल आंदोलन ने एक बड़ा वैचारिक रूप लेना शुरू कर दिया। जमीन का सवाल धीरे धीरे सत्ता और व्यवस्था बदलने के सवाल में बदल गया। फिर आया साल 1969। कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर से निकली एक धारा ने CPI-ML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी का गठन किया। अब नक्सलवाद सिर्फ पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव तक सीमित नहीं था। ये पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगा। आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2013 में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। एक वक्त देश का लगभग 17% भूभाग रेड कॉरिडोर के दायरे में था। लगभग 12 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित थी। बाद में शहरों के विश्वविद्यालयों के कुछ युवाओं तक भी इसकी वैचारिक पहुंच बनी। यानी जिस आंदोलन की शुरुआत गांव के खेत से हुई थी, उसकी बहस बाद में विश्वविद्यालयों और शहरों तक पहुंच चुकी थी। नक्सल का मतलब बदल रहा था। मैं जो इनके समर्थन में, जिनको पॉपुलर लैंग्वेज में अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बुद्धिजीवी भाइयों को सवाल करना चाहता हूं। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता। मान्यवर, ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। फिर एक और बड़ा बदलाव आया। सरकारों और नक्सली संगठनों के बीच संघर्ष बढ़ा। कई संगठन बने, कई टूटे, कई नाम सामने आए और दशकों के दौरान नक्सलवाद का सबसे मजबूत आधार देश के आदिवासी और वन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में दिखाई देने लगा। नक्सल हिंसा की इतनी खतरनाक तस्वीरें आईं जिसने देश को हिला दिया। जैसे 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 CRPF जवान मारे गए। 2010 में पश्चिम बंगाल का सिल्दा कैंप अटैक, ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के 24 जवान मारे गए। 2013 का जीरम घाटी हमला, 27 लोग मारे गए। 2018 का सुकमा IED अटैक, 9 CRPF जवान मारे गए। 2019 में गढ़चिरौली के बारूदी सुरंग ब्लास्ट में 15 पुलिसकर्मी मारे गए। 2023 का दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट, 10 DRG जवान मारे गए। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में जल, जंगल, जमीन के मुद्दों की आड़ में हिंसा का खेल खेला गया। और एक समय में ऐसा वक्त था जब इन्होंने कहा कि हमारा रेड कॉरिडोर पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक था। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे देश में विभिन्न इलाकों में भयंकर हत्याएं, लूट, आगजनी, मारपीट ऐसे घटनाएं कारित की। और एक बड़ा कैडर था, सशक्त PLGA की बटालियन थी जो आर्मी से भी लड़ने का हौसला रखती थी और देश को हमेशा इन्होंने खुली चुनौती के रूप में दिया। फिर 2004 आया जब CPI माओइस्ट का गठन हुआ। नक्सलियों का एक बड़ा धड़ा एक छतरी के नीचे आ गया था। तब हुआ ये कि पीपल्स वॉर ग्रुप नाम का नक्सल संगठन का माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी MCCI में मर्जर हो गया।
इसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट कहलाए और इसके बाद नक्सलवाद शब्द राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में और ज्यादा मजबूती से स्थापित हो गया। सुरक्षा बलों के कई बड़े ऑपरेशन हुए। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारों ने विकास योजनाएं बढ़ाई, सड़कें पहुंची, कम्युनिकेशन के साधन पहुंचे, प्रशासन की पहुंच बढ़ी और पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने नक्सली हिंसा में भारी गिरावट को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2019 से 15 जनवरी 2026 तक 7,409 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। आपको कुछ दिन पहले का ये वीडियो याद होगा। ये नए बदलाव की कहानी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो फैशन शो हुआ, उसमें कैटवॉक करने वाली जो महिलाएं हैं वो पहले नक्सली हुआ करती थी। हाँ, नक्सलवाद की बंदूक कमजोर हुई, लेकिन नक्सल शब्द खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका इस्तेमाल एक नए राजनीतिक अर्थ में होने लगा। पहले आया अर्बन नक्सल, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। ये शब्द उन लोगों के लिए राजनीतिक बहस में इस्तेमाल किया जाने लगा जिन पर माओवादी विचारधारा का समर्थन करने या उसे वैचारिक आधार देने के आरोप लगाए गए। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ कि किसे अर्बन नक्सल कहा जाए। वो विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब नया शब्द लॉन्च कर दिया गया, दिमागी नक्सल। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। तो हथियार वाला नक्सल अलग और दिमाग वाला नक्सल अलग, और इस फर्क ने सियासत में नई बहस छेड़ दी। जो बात पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से की, उसकी व्याख्या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में की। प्रधानमंत्री जी ने पूरा संदर्भ भी बताया कि इस देश में जो माओवाद है, जो नक्सलवाद है, जो बंदूक लेकर के देश के खिलाफ लड़ाई करता है और इनोसेंट लोगों को मारता है और संविधान को ख़त्म करने के लिए जो बात कहता है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब शहरों में सिर्फ दिमागी नक्सल वाला बच गया है, उसको भी निपटना होगा, उसको भी देखना होगा। लेकिन विपक्ष ने इस राजनीतिक शब्दावली को एक नया हथियार बनाने में देर नहीं की। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम से लेकर अरविंद केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती तक तमाम बड़े नेता खुद को फख्र से दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो इस यात्रा पर नजर डालिए कि 1967 का नक्सल मतलब जमीन और किसान आंदोलन, फिर नक्सल मतलब क्रांतिकारी माओवादी राजनीति, फिर नक्सल मतलब हथियार बंद माओवादी हिंसा, फिर अर्बन नक्सल मतलब शहरी वैचारिक समर्थन का आरोप, और अब दिमागी नक्सल मतलब विचार और वैचारिक समर्थन की नई राजनीतिक परिभाषा। ये माना जाता है कि जो नक्सली हैं उनके लिए जो एक वैचारिक सहयोग करने वाले लोग, जो शहरों में लोग हैं, अकादमिक लोग हैं, जो वैचारिक रूप से ज़्यादा सशक्त हैं, वे उन नक्सलियों को सहयोग करते हैं। इस तरह से उन लोगों को अलग थलग करने के लिए अर्बन नक्सल का शब्द का उपयोग होता आया है और एक विचारधारा के लोग करते आए हैं। यानी नक्सलवाद की कहानी जितनी जमीन पर लड़ी गई, उतनी ही शब्दों में भी लड़ी गई। तो नक्सलबाड़ी से दिमागी नक्सल तक ये कहानी सिर्फ नक्सलवाद की कहानी नहीं है, ये भारत की राजनीतिक भाषा के बदलने की कहानी भी है। बदलते भारत की तस्वीर अगर देखनी और समझनी हो तो हर साल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण से समझी जा सकती है, जहां सिर्फ ये बात नहीं होती कि एक देश के तौर पर हमारी यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है, बल्कि उस पर भविष्य का ब्लूप्रिंट भी होता है। लेकिन कई बार लाल किले के प्राचीर से कही गई बात सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाती है, उस भाषण की पूरी आत्मा सामने नहीं आ पाती। इन 12 वर्षों में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में भी कई महत्वपूर्ण बातें ऐसी रहीं जो देश की दशा दिशा तय करने वाली थीं, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें चर्चा में नहीं आ पाई।
हम कचहरी में इन 12 साल का वो सार आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि पीएम मोदी का विजन क्या है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। 100 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बन करके लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। एक नया संकल्प, नया उमंग, नई ऊर्जा, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पर्व है। प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा कर। भारत युवा शक्ति से भरा हुआ देश, आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए, चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सिर्फ भाषण नहीं दिया जाता, बल्कि ये वो मंच है जहां से देश की दिशा और दशा का खाका तय होता है, विकास का नक्शा तय होता है। अगर बीते एक दशक में भारत के सफर को समझना हो तो सबसे आसान तरीका है पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषणों के बदलते शब्द को सुनना। इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 15 अगस्त 2014 जब पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए तो उनके भाषणों में एक छटपटाहट, एक लाचारी को खत्म करने की जिद थी। मुद्दा था माताओं बहनों की गरिमा यानी शौचालय। मुद्दा था हर घर तक बिजली पहुंचाना और बैंक खाता खोलना। अब देखिए, टॉयलेट बनाना, कोई पहली सरकारों ने नहीं किया, ऐसा नहीं। पैसे नहीं देते थे, ऐसा भी नहीं। लेकिन जब से ये जन आंदोलन बनाया, लोगों को लगा है कि अच्छा टॉयलेट नहीं है तो एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि टॉयलेट नहीं है तो भाई आप समाज में कुछ स्थान आपका कम है, ये भाव बनने लगा है। तो लोगों को लगता है कि बाकी कुछ हो या ना हो, टॉयलेट तो होना ही चाहिए। और आज जैसा माहौल बनाए, लोग जागरूक हुए हैं, वे अब खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा बल दें, थोड़ी मदद करें। और कई राज्यों में तो मैंने देखा, जैसे जैसे साल बीते पीएम मोदी के भाषणों का कैनवास बड़ा होता गया, भाषा बदल गई, प्राथमिकताएं बदल गई। आज बात हो रही है सेमीकंडक्टर चिप। दुनिया जानती है कि जो देश चिप बनाएगा वही तकनीक की दुनिया पर राज करेगा। भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। 2014 का भारत जहां शौचालय, बिजली और गरीबी से जूझ रहा था, वहीं 2026 का भारत सेमीकंडक्टर, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। 2014 में जहां चिंता एक्सेस यानी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच की थी, वहीं 2026 में बात एस्पिरेशंस यानी वैश्विक श्रेष्ठता की है। सेमिकॉन इंडिया योजना के तहत कई प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट्स को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। देश का पहला व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात के धौलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान के PSMC द्वारा लगभग 91,000 करोड़ रुपए के निवेश में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात के हिसारण, असम के मोरीगांव और यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी मिली है। यही बदलाव प्रधानमंत्री की स्पीच का हिस्सा बने हैं, क्योंकि ये महज शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक विकसित भारत का सोल्यूशन ड्रिवन विजन है। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो।
और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। राजनीति और नीति निर्माण का सबसे बड़ा गणित महिलाओं की भागीदारी पर टिका है। पीएम मोदी ने लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि इसे एक ठोस पॉलिसी ड्राइव बना दिया। गैस चलाना अच्छा रहता है कि वो चूल्हा जलाना अच्छा है? तो आप लोगों का खाली टाइम बच गया था। मिशन के माध्यम से जैविक खेती, नए पद्धति से सब्जी लगाने की ट्रेनिंग मिली। ये आमदनी 17 से 18 हजार रुपए है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हो तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। वाह! 2014 में शौचालय के जरिए माताओं बहनों की गरिमा की बात हुई। 2018 में सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का ऐतिहासिक ऐलान हुआ और 2026 आते आते प्रधानमंत्री ने सीधा आह्वान किया कि 33% महिला आरक्षण के जरिए अब देश की नीतियां तय करने में महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शौचालय निर्माण और उज्ज्वला योजना से शुरू हुआ सफर लाडली और माझी लाडकी बहन जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सीधे महिला वोट बैंक को एक निर्णायक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में तब्दील कर चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। कृषि क्षेत्र में भी भाषण की दिशा समस्या को गिराने से निकलकर समाधान के क्रियान्वयन तक पहुंच चुकी है। 2014 में पीएम मोदी ने किसानों की आत्महत्या और साहूकारों के कर्ज चक्र पर दुख व्यक्त किया था। 2018 में 1.5 गुना एमएसपी का ऐतिहासिक निर्णय लागू हुआ, फिर किसान सम्मान निधि आई और अब 2026 का लाल किला यह ऐलान करता नजर आया कि भारत के किसानों की पहुंच अब वैश्विक बाजारों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तक होने लगी है। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। साल 2015 में जब स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की बात हुई थी तो कई लोगों ने इसे एक दिवा स्वप्न माना था, लेकिन 2026 में 28 साल के युवाओं के निजी स्टार्टअप्स अंतरिक्ष में अपने रॉकेट और सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। जहां 2015 में देश की 40% आबादी बैंक खातों से वंचित थी, वहीं आज भारत दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का 50% से अधिक अकेले यूपीआई के जरिए कर रहा है। 2G के संघर्ष से निकलकर आज भारत 6G तकनीक को दुनिया तक पहुंचाने के मिशन बोर्ड में काम कर रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट
न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। लाल किले से बदला ये नैरेटिव साफ बताता है कि अब भारत को समस्याओं में उलझा कर नहीं रखा जा सकता। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस स्टेशन, ये शब्द किसी विकासशील देश की सूची के नहीं, बल्कि एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हिंदुस्तान के हैं। बीते 12 साल में लाल किले से पीएम मोदी का भाषण कैसे बदला, ये आपने देखा। कुछ बदलाव लेकिन यूपी की राजनीति में भी दिख रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का अंदाज। यहां कैसे पंच लाइन की पॉलिटिक्स चल रही है, कचहरी में खोलते हैं फल। सियासत में अच्छा भाषण देना भी एक कला है, हालांकि कुछ नेता ही इस कला में माहिर हैं। कोई लंबे लंबे भाषण देता है, कोई भाषण में भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करता है, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाकर चल देता है, लेकिन कभी कभी पूरे भाषण पर सिर्फ एक लाइन भारी पड़ जाती है, वन लाइनर। और यूपी की सियासत में इन दिनों अखिलेश यादव यही कर रहे हैं, जो भाषण कम और पंच लाइन ज्यादा देते हैं। जैसे उन्होंने जयंत चौधरी का नाम लिए बगैर एक तंज कस दिया। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव ने 54 से रुपया बनाने का जो खेल किया, वो किया कैसे? तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी का पुराना बयान सुनाना जरूरी है, जो उन्होंने साल 2022 में यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था, जब उनकी अखिलेश यादव से गहरे छन रही। मैं कुछ 54 हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा, मैं कुछ 54 हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। तो जयंत चौधरी अपनी बात पर टिके नहीं रह पाए और बाद में एनडीए में चले गए। हालांकि अखिलेश यादव ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन निशाना इतना साफ था कि राजनीति में डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जयंत समझ गए, उनकी पार्टी आरएलडी भी समझ गई, और जयंत अब जिस बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी समझ गई। कई लोग छोटी पार्टी आई जिनको उन्होंने 54 से रुपया बना दिया, इसके बाद वो साथ छोड़ के भाग गए। क्योंकि अखिलेश जी केवल अपने परिवार के बारे में सोचे, उन लोगों के बारे में सोचे ही नहीं, इसीलिए चले गए। तो इसे वो संभाल नहीं पाना ही है, संभालना चाहिए। और जब पार्टियां नहीं है तो सत्ता में है, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। जब पार्टी थी तो सत्ता में थे, नहीं है तो सत्ता से बाहर। गठबंधन धर्म निभाना अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके की ओछी टिप्पणी करके कम से कम हमको शर्मिंदा ना करें कि हमने आपके साथ गठबंधन किया। वैसे अखिलेश यादव की राजनीति में ये अंदाज नया नहीं है। वो कई बार लंबा भाषण देने की बजाय एक लाइन में पूरी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। कभी पीएम मोदी पर तंज, कभी बीजेपी पर कटाक्ष, कभी अपने पुराने सहयोगी पर हमला, और कभी अपने ही अंदाज में राजनीति का हिसाब किताब करने लगते हैं, तो उन पर भी जवाबी हमले होने लगते हैं। कोई कल्पना कर सकता है? सोचो आप कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। परिवार को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो राम भक्त उनकी बोलती बंद कर। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के ये वन लाइनर सिर्फ मजाकिया अंदाज है या एक सोची समझी राजनीतिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। जब आप अखिलेश के एक और बयान को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि वो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद सतर्कता से खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी नसीहत दी है कि सार्वजनिक रूप से बोलने में सावधानी रखें, ऐसा कुछ भी ना बोलें जिसका फायदा बीजेपी उठा ले। साथियों, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हमको बोलना। तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की लाइन लेंथ सेट कर दी है, मतलब बोलना है लेकिन तोल मोल कर, और शायद अखिलेश खुद भी यही कर रहे हैं। गुस्सा दिखाना है लेकिन हर बार गुस्से में नहीं दिखना है, हमला करना है लेकिन हर बार भारी शब्दों से नहीं करना है। कभी कभी एक हल्का सा तंज और सामने वाला पूरा दिन सफाई देता रहे। यही तो पंचलाइन की ताकत है। कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है,
और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीढ़ी और मजबूत दिखाई देगा। लेकिन अखिलेश के सामने जिस राजनीतिक शख्सियत की मौजूदगी सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की कम्युनिकेशन स्टाइल अखिलेश यादव से अलग है। जहां अखिलेश चुटकी लेते हैं वहीं सीएम योगी के भाषणों और बयानों में आक्रामकता दिखती है। योगी पूरे राजनीतिक हमले को एक बड़े आरोप में बदल देते हैं। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे।